दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद्रबाबू नायडू, जिनकी छवि बीजेपी के सबसे मजबूत सहयोगी के रूप में थी, वही अब मोदी शाह के खिलाफ खड़े हो गए। क्या यह केवल एक राजनीतिक रणनीति है या इसके पीछे एक बड़ी सियासी साजिश छिपी हुई है? क्या चंद्रबाबू नायडू ने सच में मोदी शाह की 50 साल तक राज करने की योजना को चुनौती देने का फैसला कर लिया है? दोस्तों, क्या मोदी और शाह की मजबूत बैसाखी यानी चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे बीजेपी की सारी रणनीति धराशायी हो सकती है? क्या चंद्रबाबू नायडू ने विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल होकर मोदी और शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? और दोस्तों, सवाल तो यह भी है, क्या 2026 के परिसीमन के बाद भारत में एक नया विभाजन होगा और इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो बड़े राजनीतिक परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू का नाम जब भी सामने आता है तो अक्सर वह एनडीए के एक अहम सदस्य के तौर पर ही जाने जाते थे, लेकिन हाल ही में चंद्रबाबू नायडू ने अपनी राजनीतिक दिशा पूरी तरह से बदल दी है। वह विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हो रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जैसे एक खिलाड़ी अचानक अपनी टीम बदल दे और दूसरे खिलाड़ियों के साथ मिलकर अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलना शुरू कर दे। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह केवल एक राजनीतिक चाल है या फिर इससे कहीं ज्यादा? अब सवाल यह है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू ने मोदी और शाह की योजनाओं को नकारते हुए विपक्षी खेमे से हाथ क्यों मिलाया? दरअसल 2026 में होने वाले परिसीमन को लेकर मोदी और शाह ने जो प्लान तैयार किया, वह बीजेपी को एक बड़ी राजनीतिक जीत दिला सकता है। अब पहले आप परिसीमन क्या है समझ लीजिए। परिसीमन का मतलब है लोकसभा क्षेत्रों का पुनः आवंटन, यानी कि यह तय करेगा कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेगी। अब मोदी शाह का यह प्लान उत्तर भारत में बीजेपी को अधिक सीटें दिलाने का है, जबकि दक्षिण भारत में सीटों की संख्या घटाने की संभावना है। उत्तर भारत की आबादी अधिक है जबकि दक्षिण भारत की जनसंख्या कम है। इस बदलाव से बीजेपी को उत्तर भारत में अपना दबदबा और मजबूत करने का मौका मिल सकता है। अब इस परिसीमन का बीजेपी के लिए क्या मतलब है, यह भी समझ लीजिए। दरअसल इसका 2029 के चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है और यह बीजेपी को अगले 50 सालों तक सत्ता में बनाए रखने का रास्ता दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस प्लान के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू क्यों खड़े हो गए हैं? ये सभी जानते हैं कि उन्हें डर है कि उनके राज्य की लोकसभा सीटों में भी कमी आ सकती है। यदि परिसीमन के बाद दक्षिण भारत की 26 सीटें घटी तो इसका सीधा असर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और अन्य छोटे दलों पर पड़ेगा। अगर दक्षिण भारत में सीटें घटती है तो मोदी और शाह यह प्लान बीजेपी को और अधिक मजबूत बना देगा और इसका विरोध करने के लिए चंद्रबाबू ने अब विपक्षी पार्टियों के साथ गठजोड़ करने का मन बना लिया है, क्योंकि मोदी और शाह की योजना मुताबिक नए संसद भवन के निर्माण के बाद संसद के सांसदों की संख्या बढ़ाकर 888 हो सकती है। यानी कि अगर परिसीमन के तहत सीटें बढ़ती है तो उत्तर भारत में बीजेपी को इसका फायदा होगा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में सीटें बढ़ सकती है। अब ऐसा माना जा रहा है कि सच में अगर उत्तर भारत में सीटें बढ़ी और दक्षिण भारत में घटी तो इसका फायदा बीजेपी को होगा और इसका नुकसान विपक्षी दलों को होगा, खासकर दक्षिण भारत में जहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुलता। इस तरह से मोदी और शाह की योजना विपक्ष को कमजोर कर सकती है और बीजेपी के लिए सत्ता की राह को लंबा और आसान बना सकती है, और इसलिए विपक्ष इस चीज को कतई स्वीकार नहीं करता। लेकिन दोस्तों, सवाल यह भी है, क्या विपक्षी दल इस परिसीमन के खिलाफ कोई रणनीति तैयार कर पाएंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू का यह कदम विपक्ष के लिए राहत का कारण बनेगा या फिर विपक्ष को उनका समर्थन मोदी और शाह की योजना के खिलाफ एक झटका होगा? विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय नेता इस परिसीमन के खिलाफ एकजुट रहे हैं। 22 मार्च को इन सभी दलों की एक बैठक होने वाली है जिसमें इस परिसीमन के खिलाफ एक मजबूत रणनीति बनाई जाएगी और चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में शामिल होंगे। इसके संकेत मिल रहे हैं कि वह मोदी और शाह के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है, क्या मोदी और शाह का यह प्लान सफल होगा? अगर यह प्लान कामयाब हो गया तो क्या बीजेपी अगले 50 सालों तक सत्ता में बनी रह सकती है? क्या इस प्लान के तहत उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की खाई और गहरी हो जाएगी और क्या विपक्षी दलों को इस प्लान को नाकाम करने में सफलता मिलेगी? दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति का खेल नहीं बल्कि देश के भविष्य का मामला है।
क्योंकि अगर बीजेपी का यह प्लान सफल हो गया तो आने वाले समय में राजनीति की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। बीजेपी को अगर एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाने का मौका मिलता है तो विपक्षी दलों के लिए मुकाबला करना और भी कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों, 22 मार्च को होने वाली बैठक में विपक्षी दलों की एकजुटता और चंद्रबाबू नायडू के इस फैसले से यह साफ होगा कि क्या मोदी और शाह का प्लान धराशायी हो सकता है या फिर विपक्षी दल इस राजनीतिक खेल में जीत हासिल करने में सफल होंगे। यह राजनीति का एक नया मोड़ हो सकता है और हम सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी होगी। इसलिए राजनीति की इस खबर में हर दिन कुछ नया हो सकता है और हमें इंतजार करना होगा कि अगले कुछ हफ्तों में क्या होता है। फिलहाल बने रहें रिपोर्टर जी के साथ। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।